हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज सीए राखी अग्रवाल. टुडेज टॉपिक इज, आज का हमारा टॉपिक है प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट. दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37. प्रोविजन क्या होता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है, कंटिंजेंट एसेट क्या होती है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. प्रोविजन मतलब क्या होता है कि अगर आप कुछ भी प्रोविजन कर रहे हो फ्यूचर के लिए, जैसे कि सपोज जिसके लिए आपको पता नहीं है, यू आर अनसर्टन अमाउंट है, जिसके अमाउंट का आपको पता नहीं है, टाइम का पता नहीं है कि कब ये खर्चा या ये एक्सपेंसेस हम इसको पे करना है, हमको कब ये लाइबिलिटी अराइज होगी. तब हम लोग अनसर्टेन अमाउंट और अनसर्टेन टाइम, किस दिन ये लाइबिलिटी अराइज होगी, क्या अमाउंट अराइज होगा, वो हमको पता नहीं रहता है. तब हम लोग प्रोविजन को क्रिएट करते हैं बुक्स में. प्रोविजन को हम लोग मेजर भी करते हैं, वो क्रिएट भी करते हैं, बुक्स में रिकॉग्नाइज भी करते हैं. बट कंटिंजेंट लाइबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट को हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते बुक्स में, बिकॉज ये लाइबिलिटी अनसर्टेन है और इसके ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, तो हम लोग इसको डिस्क्लोज करते हैं इन द बुक्स. और इसको मेजर तो करते हैं बट डिस्क्लोज अपने रिकॉग्नाइज नहीं करते, इसको हम लोग डिस्क्लोज करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, प्रोविजन, कंटिंजेंट लाइबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट होता क्या है और इंडेक्स 37 उसके बारे में क्या बोलता है. इंडेक्स 37 और एएस 29 मोर और लेस सिमिलर ही है, बट सम डिफरेंस आर देयर. सो हम लोग वो भी जानेंगे कि क्या डिफरेंसेस है. और इंडेक्स 37 मतलब आईएएस जो इंटरनेशनल ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आईएएस 37 उससे सिमिलर है, मोर और लेस. बहुत सिमिलैरिटी है दोनों स्टैंडर्ड्स में, बट थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे आगे. सो ये स्टैंडर्ड हमको प्रोविजंस के बारे में ही बताता है जनरली, पर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग तो प्रोविजंस अपने इनकम टैक्स में भी करते हैं. प्रोविजंस हम लोग बैड डेट रिकवर, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट भी करते हैं, प्रोविजंस. सो प्रोविजंस फॉर वारंटीज भी करते हैं और हर तरह का प्रोविजन है. सो जो प्रोविजन जिसके लिए सेपरेट स्टैंडर्ड बनाया गया है, वो प्रोविजंस उसी स्टैंडर्ड में, मतलब वो स्टैंडर्ड ही उसको डील करेगा. पर जो प्रोविजंस को जिसके लिए सेपरेट स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया है, वो प्रोविजंस ये स्टैंडर्ड इंडेक्स 37 डील करता है. तो वो बोलता है कि अगर जो प्रोविजंस के लिए सेपरेट स्टैंडर्ड है उसको हम नहीं देखेंगे. इंडेक्स 37 बोलता है कि जिसके लिए सेपरेट स्टैंडर्ड है उसको हम नहीं देखेंगे, लेकिन जिसके लिए कोई सेपरेट स्टैंडर्ड नहीं है वो प्रोविजंस को इंडेक्स 37 लुक आफ्टर करता है. सो जनरली वही सब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रोविजंस को इंडेक्स 37 में देखता है, डील करता है, क्या क्या प्रोविजंस है. ये एस्टिमेटेड बेसिस पे करता है, ऑन द बेसिस बेस्ट एस्टिमेटेड प्रैक्टिस पे प्रोविजंस को रिकॉग्नाइज करता है. सो हम लोग यही सब डिस्कस करेंगे इन दिस टॉपिक. सो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जान लेते हैं, एजेंडा के बारे में जान लेते हैं कि इस स्टैंडर्ड में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे. इस स्टैंडर्ड में हम लोग पहले तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग डेफिनेशन के बारे में जानेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, जैसे कि प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, कंटिंजेंट एसेट मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होती है, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज क्या होती है, कंटिंजेंट एसेट्स क्या होती है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. तो ये सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि ये स्टैंडर्ड बताता है हमको. और फिर ये भी बताता है कि हम लोग कैसे प्रोविजंस को रिकॉग्नाइज करें इन द बुक्स.
और उसको कैसे मेजर करें इन द बुक्स। तो रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट दोनों ही ये स्टैंडर्ड हमको बताता है। जैसे रिकॉग्नाइजेशन जनरली प्रोविजंस का ही होता है और मेजर भी हम लोग प्रोविजंस को ही करते हैं, बट कंटिंजेंट एसेट और लाइबिलिटी का कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, इसको हम लोग बुक्स में डिस्क्लोज करते हैं। पर मेजरमेंट तो है, अमाउंट तो हम लोग बता पाएंगे, पर इसको बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, इट्स ऑफ बैलेंस शीट आइटम। देन वी विल डिस्कस, फिर हम लोग जानेंगे रिम्बर्समेंट के बारे में। रिम्बर्समेंट क्या, कैसे हम लोग, ये स्टैंडर्ड बताता है कि अगर आप कोई प्रोविजन को रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो उसको रिम्बर्स कैसे करोगे, तो वो भी बताता है ये स्टैंडर्ड। फिर अगर अगर हम लोग चेंज इन प्रोविजंस, कैसे अगर हम लोग प्रोविजन चेंज कर रहे हैं तो उसको कैसे हम लोग डील करें, सम स्पेसिफिक गाइडेंस, और फिर डिस्क्लोजर कि क्या क्या डिस्क्लोजर्स देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड, ये बताता है अबाउट दिस स्टैंडर्ड। नाउ वी विल डिस्कस, फिर हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना स्टैंडर्ड विद द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, इस स्टैंडर्ड का मेन मोटो क्या है। इस स्टैंडर्ड का मेन मोटो है कि वो रिकॉग्नाइज करे प्रॉपरली कोई भी प्रोविजंस को, कोई भी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज को और कोई भी कंटिंजेंट एसेट्स को, कोई भी मतलब कोई भी नहीं, जिसके लिए ये स्टैंडर्ड बना है बस उन्हीं के लिए, उस प्रोविजंस के लिए, उस कंटिंजेंट एसेट और लाइबिलिटीज के लिए। तो कैसे हम लोग बुक्स में रिकॉग्नाइज करें, बाय अप्लाइंग प्रॉपर मेजरमेंट एंड रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया, ये स्टैंडर्ड बताता है। जैसे कि सपोज प्रोविजंस क्या होता है, प्रोविजन जैसे कि जिसके बारे में हम लोग, जिसके अमाउंट के बारे में हम लोग को नहीं पता, जिसके टाइम के बारे में हम लोग को नहीं पता, अनसर्टेन अमाउंट एंड टाइमिंग। द लाइबिलिटी जो हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं ऑन द एस्टिमेटेड बेसिस पे करते हैं, बिकॉज हमको तो पता ही नहीं है उसका क्या अमाउंट इनकर होगा इन फ्यूचर, कितना खर्चा लगेगा उसके लिए और किस टाइम पे ये इनकर होगा, हमें तो पता नहीं है। तो हम उसके प्रोविजन कर लेते हैं अपने बुक्स में कि ये एक्सपेंसेस इनकर तो होगा, बट कब होगा और कितने अमाउंट पे होगा उसका हमको अंदाजा नहीं है। तो उस हम लोग एस्टिमेटेड बेसिस पे, बेस्ट एस्टिमेटेड प्रैक्टिस के ऊपर हम लोग प्रोविजन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं अपने बुक्स में। जैसे कि वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ वारंटी। सपोज कोई सैमसंग मोबाइल की कंपनी है, हम लोग ने सैमसंग मोबाइल फोन परचेज किया, तो उस कंपनी ने हम लोग को वारंटी भी साथ में दी। तो वो जो वारंटी है वो तो कंपनी ने साथ में दी है मोबाइल के। तो जैसे कि हम लोग ने उसने फोन सेल किया तो हम लोग ने पेमेंट इंस्टेंट कर दिया, तो और उसके साथ उसने हम लोग को वारंटी फ्री दी। तो वो जो वारंटी का जो खर्चा है वो तो हम लोग ने पेमेंट नहीं किया उसे, पर हम लोग, वो कंपनी का लाइबिलिटी है कि अगर उसने फोन सेल किया है हमें, तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी हो जाती है, लीगल ऑब्लिगेशन हो जाती है सैमसंग मोबाइल फोन कंपनी की कि वो बायर को वो वारंटी प्रोवाइड, जब जिस टाइम उसने ये प्रोवाइड किया था उसी टाइम उसका ऑब्लिगेशन हो जाता है कि वो अपने बुक्स में ये प्रोविजन कर ले। कि लेकिन वो कैसे करेगा प्रोविजन, उसे तो पता नहीं है कि बायर का फोन कब खराब होगा, बायर क्या खराब हो, क्या खराबी होगी फोन में, कितना खर्चा आएगा। तो वो बेस्ट एस्टिमेटेड प्रैक्टिस के हिसाब से अपने बुक्स में प्रोविजन कर लेता है। तो यही है प्रोविजंस, प्रोविजंस वारंटी का प्रोविजंस। अगर कुछ, तो जिस टाइम टाइमिंग और अमाउंट इज नॉट प्रोबेबल, जब हम लोग को पता ही नहीं है कि टाइम कब वो प्रोविजन, सो उन लोग एस्टिमेटेड बेसिस पे अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। और कंटिंजेंट एसेट एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी ऑफ बैलेंस शीट आइटम है। सो ये स्टैंडर्ड अबाउट टॉक्स अबाउट दी कैसे हम लोग इसको रिकॉग्नाइज करें और किस मेजरमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम लोग प्रोविजन और कंटिंजेंट लाइबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट को बुक्स में डिस्क्लोज करें। और जब हम लोग डिस्क्लोजर देते हैं ना, तो हम लोग पूरा इंफॉर्मेशन देना चाहिए, सफिशिएंट, पूरा मतलब सफिशिएंट, जितना रिक्वायर्ड है उतना इंफॉर्मेशन जरूर डिस्क्लोज करना चाहिए इन द बुक्स,
सो कि जो कि सामने वाला है, जो भी उस बुक्स को पढ़ेगा वो समझ पाएगा कि क्या नेचर है, क्या इस प्रोविजंस का या लाइबिलिटीज का या एसेट का क्या नेचर है, किस टाइम पे ये इनकर होगा, किस अमाउंट पे, सो दे विल अंडरस्टैंड। तो हम लोग को नेचर, टाइमिंग एंड अमाउंट जरूर डिस्क्लोज करना चाहिए टू इनेबल द यूजर टू अंडरस्टैंड so what kind of liability it is, at what time it will incur और किस अमाउंट पे। so ये तीनों ही इंफॉर्मेशन जरूर देना चाहिए, बिकॉज सामने वाला भी समझ पाता है, जो बुक्स को रीड करेगा उसको भी तो समझना, तो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन जरूर देना चाहिए टू इनेबल टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन। नाउ ये स्टैंडर्ड किस किस को डील करता है, किस किस पे अप्लाई होता है। ये स्टैंडर्ड इंडेक्स 37 अप्लाइज टू ऑल प्रोविजन एंड कंटिजेंसी। सब प्रोविजंस और कंटिजेंसीज पे अप्लाई होता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, इंडेक्स 109 को छोड़ के, बिकॉज उसके लिए इंडेक्स 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोविजन, उसके लिए सेपरेट स्टैंडर्ड बनाया गया है। जैसे इंडेक्स 10, वो सब प्रोविजंस के लिए सेपरेट स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो पहले ही मैंने कहा था कि अगर जिसके लिए सेपरेट स्टैंडर्ड बनाया गया है, उस स्टैंडर्ड को ये स्टैंडर्ड डील नहीं करेगा। वो स्टैंडर्ड उसी को, ये स्टैंडर्ड उसी को डील करेगा जिसके लिए सेपरेट स्टैंडर्ड नहीं बना गया है। तो इंडेक्स 37 अप्लाइज टू ऑल प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज एक्सेप्ट इंडेक्स 109, that is financial instrument, इंडेक्स 104, that is इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अगर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई प्रोविजंस बनाया गया है तो वो इंडेक्स 4 ही डील करेगा, वो ये इंडेक्स 37 डील नहीं करेगा। इंडेक्स 103, जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो भी कंटिंजेंट कंसिडरेशन है एक्वायरर के, वो जो कंटिंजेंट कंसिडरेशंस है, वो प्रोविजन जो रिलेटेड टू कंटिंजेंट कंसिडरेशन है रिलेटेड टू बिजनेस कॉम्बिनेशन के चलते जो कंटिंजेंट कंसिडरेशन अराइज हुआ है, उसके लिए सेपरेट स्टैंडर्ड है 103। तो वो उसको हैंडल करेगा। इंडेक्स 37 उस पर अप्लाई नहीं होगा। इंडेक्स 115 के लिए सेपरेट स्टैंडर्ड, अगर कोई प्रोविजन रिलेटेड टू रेवेन्यू है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, ये स्टैंडर्ड जो अगर कोई हमारा कोई भी प्रोविजन होता है रिलेटेड या रिफंड, वारंटी रिफंड, और ये तो एक्सपेंस रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होते हैं वो इंडेक्स 37 उसको देखेगा। पर रेवेन्यू रिलेटेड जो भी प्रोविजंस या वारंटीज होती है वो इंडेक्स 115 देखेगा, उसके लिए इंडेक्स 37 इज नॉट लाइबल। अगर इम्प्लॉय रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस है, जैसे कि लीव इनकैशमेंट, प्रोविजन रिलेटेड टू लीव इनकैशमेंट, प्रोविजन रिलेटेड टू ग्रेच्युटी, प्रोविजन रिलेटेड टू पीएफ, सो उसके लिए सेपरेट स्टैंडर्ड बनाया गया है इंडेक्स 19, वो उसको टेक केयर करेगा। बट इंडेक्स 37 उस पर अप्लाई नहीं, वो सब प्रोविजंस पे इंडेक्स 37 देखेगा नहीं, वो नहीं उसको टेक केयर करेगा। प्रोविजन रिलेटेड टू इनकम टैक्स, उसके लिए भी सेपरेट स्टैंडर्ड बनाया गया है इंडेक्स 12, तो वो उसको देखेगा। इंडेक्स 37 विल नॉट अप्लाई टू ऑल द प्रोविजंस एक्सेप्ट दिस, मीन्स जो हम लोग बोल रहे हैं जिसके लिए सेपरेट स्टैंडर्ड बनाया गया है वो स्टैंडर्ड देखेगा। इंडेक्स 37 विल नॉट अप्लाई ऑन दो स्टैंडर्ड्स। और इंडेक्स 1116, दैट इज लीजेस रिलेटेड कोई भी प्रोविजंस है तो देयर इज अ सेपरेट स्टैंडर्ड, दैट इज 116, वो उसको लुक आफ्टर करता है, इंडेक्स 37 विल नॉट अप्लाई। सो और वन मोर थिंग, इंडेक्स 37 एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होता, जो कि नॉन ओनरस एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, उस पे इंडेक्स 37 विल नॉट अप्लाई। इंडेक्स 37 सिर्फ अप्लाई होगा जो कि ओनरस एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि हम लोग इन डिटेल वी विल डिस्कस लेटर इन आवर डिस्कशन। सो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट पे तो जो नॉन ओनरस एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है उस पे इंडेक्स 37 विल नॉट अप्लाई, बट जो ओनरस एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है
जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ आवर टॉपिक. सो उस पे इंड एस 37 विल अप्लाई. कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बोथ द पार्टीज हैव परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन. या तो दोनों पार्टी अपना ऑब्लिगेशन को इक्वली परफॉर्म करेंगे या दोनों पार्टी अपना ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं करेंगे. उस कॉन्ट्रैक्ट को जब दोनों पार्टी अपना ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं करेंगे तो लाइबिलिटी का रिकॉग्नाइजेशन नहीं होगा. अगर बोथ द पार्टीज परफॉर्म करेंगे अपना ऑब्लिगेशन तब ऑटोमेटिकली लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज हो जाती है और एसेट परफॉर्म मतलब ऑटोमेटिकली दोनों तरफ से रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है. तो executory contract are those contract under which neither the party has performed its obligation or both the parties have performed their obligation to an equal extent. कहने का मतलब ये है कि सपोज हमने कुछ डिलीवर किया, सपोज हमने प्रोडक्ट डिलीवर किया 100 यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट था, 100 यूनिट डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट था. हमने विद इन टाइम विद इन ड्यू डेट हम लोग ने डिलीवर कर दिया प्रोडक्ट्स और उन्होंने विद इन द क्रेडिट पीरियड उन्होंने भी पेमेंट कर दिया. तो दोनों पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस प्रॉपरली एट टू एन इक्वल एक्सटेंड उसको एग्जीक्यूट किया है. बट अगर एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म किया, दूसरे पार्टी ने नहीं परफॉर्म किया, तो उस केस में जितना अमाउंट का फिर लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करना पड़ता है. जैसे कि suppose we had delivered 200 units of product but the buyer has not paid for that product. The payer will recognize because उसका liability है कि वो पे करे. अगर दोनों पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं किया तो भी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी पड़ती है. और अगर बोथ द पार्टीज हैव इक्वली परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन तब भी मतलब रिकॉग्नाइज ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज हो जाता है बुक्स में. सो दिस इज टू बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूचर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज सच एज गैस इलेक्ट्रिसिटी. अब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को जैसे कि सपोज salary is payable in the next month in the month of April. सो वो लाइबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की, उनको अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करना है तो वो एक्रूड एक्सपेंस बोल के अपने बुक्स में दिखाएंगे. सो अगर कोई भी प्रोविजन है इनकम टैक्स का कुछ भी लाइबिलिटी है जिसका केस चल रहा है तो वो लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. वो फेवरेबल इवेंट है कि अनफेवरेबल इवेंट है ऑर्गेनाइजेशन को नहीं पता, बट वो प्रोविजन क्रिएट करेगा एज ऑन द रिपोर्टिंग डे. सो employee contract in respect of continuing employment, as I had discussed that salary, if the salary become due then it is required to be paid by the Ind AS 37 will be applied to executory contract only if they are onerous. Means एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट पे इंड एस 37 अप्लाई होगा जो कि ओनरस एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है. नॉन ओनरस एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट पे इंड एस 37 विल नॉट अप्लाई. For example, a long-term purchase contract that has a higher unit cost than its sales price. अगर कोई long-term purchase contract price है जिसका कि cost higher है than its sales price, तभी वो ओनरस एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होगा बिकॉज ये ओन किया हुआ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज टू बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. व्हेन बोथ द पार्टीज, अगर दोनों पार्टी ने ये हम लोग एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहे हैं, अगर दोनों पार्टी ने इक्वली परफॉर्म किया देयर ऑब्लिगेशन देन द एग्जाम्पल इज on April 2022 company XYZ Limited has entered into contract with PQR Limited for delivery of 100 units in 10 different dates in future. That is total they used to deliver 1000 units are to be delivered in total. Payment is due on delivery of units. आप जब डिलीवरी करोगे आपको आपका पेमेंट मिल जाएगा. तो टोटल 100 यूनिट्स इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी का बात हुआ है. कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन XYZ एंड PQR कि आप हमको 10 डिफरेंट डेट्स पे आप मेरे को
100 यूनिट्स करके डिलीवर्ड कर दी गई गुड्स, और आप डिलीवरी करोगे, मैं आपको पेमेंट कर देंगे. On 1st August 2022, Company XYZ Limited has produced and delivered 600 units, and PQR Limited has paid in full for those 600 units. So, XYZ produced and delivered 600 units to PQR and received a payment of full 600 units. तो उन्होंने डिलीवर किया 600 यूनिट्स और पेमेंट रिसीव किया. बट at this time, the contract between XY continues to be executory. Executory contract है because both the parties have performed their obligation to an equal extent. दोनों ने अपना obligation को equally perform किया है. But as on 1st January 2023, the company XYZ Limited has produced and delivered full 1000 units. उन्होंने मतलब balancing 400 units in total हो गया. 1000 units deliver किया और उसमें से 900 यूनिट्स ही का पेमेंट आया. सो XYZ लिमिटेड के पास PQR ने 900 यूनिट्स का ही पेमेंट दिया. सो इन दिस केस इट डज नॉट मीट, ये डेफिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं फुलफिल कर रहा है, बिकॉज या तो दोनों पार्टी फुलफिल करे अपना ऑब्लिगेशन या दोनों पार्टी फुलफिल ना करे. यहाँ पे एक पार्टी ने फुलफिल किया, दूसरे ने नहीं फुलफिल किया. सो it does not fall within the definition of executory contract. So both because these two have not performed under the terms of contract to an equal extent, the company PQR Limited is required to recognize a liability. So 100 units का PQR Limited को liability हो गया है, उनको पेमेंट करना है 100 units का. So उन लोग अपने बुक्स में liability recognize करेंगे to which extent it has not yet paid. Now definition of provision. Provision is an liability of uncertain timing or amount. Provision उस बेसिस पे किया जाता है जिसका कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को ना तो टाइमिंग का पता रहता है ना अमाउंट का. वो बेस्ट एस्टिमेटेड प्रैक्टिस को फॉलो करके ही प्रोविजन क्रिएट करते हैं अपने. सो डेफिनेशन ऑफ प्रोविजन इज व्हाट? अ प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट. Provision is a kind of liability, but liability is a bigger term. Liability के अंदर accrued expenses भी आता है, trade payable भी आता है और provision भी आता है. तो liability is a bigger term. Provision is a liability. Liability is not a provision. Provision is a liability of uncertain time or amount. So it's a liability where timing and amount is not certain. Is as we explain with the help of example like warranty. Warranty is at the time of selling. Suppose an entity is an electronic entity showroom, Sony, that an entity has delivered 100 units to the customer along with warranty. Warranty is what? Warranty is a legal or contractual obligation of a manufacturer. मैन्युफैक्चरर का एक लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि वो उसे फुलफिल. सप्लायर के फोन में कुछ डिफेक्ट या लॉसेस होगा, देन मैन्युफैक्चरर विल क्रिएट अ प्रोविजन फॉर दैट. वारंटी के लिए प्रोविजन करता है मैन्युफैक्चरर और द सप्लायर ऑफ सैमसंग फोन और सोनी फोन. बट सप्लायर को ये नहीं पता कि कस्टमर कब आएगा, किस टाइम पे आएगा, क्या उसके फ़ोन में डिफेक्ट रहेगा, कितने अमाउंट का खर्चा आएगा. तो वो बेस्ट एस्टिमेटेड प्रैक्टिस को लेकर ही प्रोविजन कर लेता है अपने बुक्स में. सो प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट. का रिकॉग्नाइजेशन कैसे होता है? प्रोविजन दो तरह के होते हैं, एक तो लीगल प्रोविजन और एक कंस्ट्रक्टिव प्रोविजन. लीगल और प्रोविजन दोनों ही अराइज होते हैं. जो भी ऑब्लिगेशन अराइज होता है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रिजल्टिंग ऑफ अ पास्ट प्रैक्टिस, पास्ट इवेंट के चलते कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हुआ है और जो ऑब्लिगेशन वो एस्टिमेटेड रिलायबली, जिसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं रिलायबली, एंड आउटफ्लो ऑफ दैट इज प्रोबेबल. मीन्स लीगल ऑब्लिगेशन वो कोई भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो कि
रिकॉग्नाइजेशन के लिए ज़रूरी है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया है, ये कंडीशंस है फॉर रिकॉग्नाइजेशन की या तो प्रोविजन लीगल होना चाहिए या कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, ड्यू टू अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट एंड आउटफ्लो इज प्रोबेबल, आउटफ्लो ऑफ दैट इज प्रोबेबल। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है देन प्रोविजन इज टू बी रिकॉग्नाइज, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो प्रोविजन इज नॉट इज टू बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स। प्रोविजंस क्या क्या होते हैं, जैसे कि एग्जांपल ऑफ प्रोविजन, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन का प्रोविजन इंडेक्स 37 डील नहीं करता। एमोटाइजेशन, एमोटाइजेशन तो प्रोविजन है बट इंडेक्स 37 उसको डील नहीं करता। सो दिस वी विल डिस्कस लेटर। Provision are of two types, that is present legal और constructive obligation। legal वो obligation है जो कि at the time of एक buyer और supplier के बीच में एक contract होता है, एक legal contract ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ मोबाइल फोन सेल कर रहा है अलॉन्ग विथ वारंटी, तो एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिटवीन द बायर एंड द सप्लायर। सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सप्लायर को फुलफिल करना पड़ेगा, उसका लाइबिलिटी है कि वो फुलफिल करे अगर कुछ लॉसेस अराइज होगा कस्टमर को विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर अगर कुछ लॉसेस अराइज होते हैं तब सप्लायर का ये लाइबिलिटी है कि वो प्रोविजन क्रिएट करे उस अपने बुक्स में। सो दिस टाइप ऑफ एग्जांपल इज अ लीगल, बिकॉज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्चुअल, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये ड्यू टू ऑपरेशन और लेजिस्लेशन ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। और कंस्ट्रक्टिव होता है कि अगर कंपनी का कुछ पास प्रैक्टिस है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बिटवीन द बायर एंड सेलर बट ड्यू टू और ऑर्गेनाइजेशन का कोई लाइबिलिटी नहीं है, मगर ये ड्यू टू पास्ट प्रैक्टिस है ऑर्गेनाइजेशन का कि वो अपने कस्टमर्स को ये बेनिफिट देते हैं ड्यू टू पास्ट प्रैक्टिस, देयर इज नो सच लीगल ऑब्लिगेशन बट ड्यू टू पास्ट प्रैक्टिस एंड कमिटमेंट, वो ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन उसी को कहा जाता है। अगर कोई ऑब्लिगेशन अराइजेस ड्यू टू पास्ट प्रैक्टिस और कमिटमेंट, सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन, सपोज इट्स अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन एंड वो अपने एम्प्लॉयज को प्रॉफिट का शेयरिंग देते हैं, तो ये ऑफर लेटर में नहीं लिखा है कि अपने एम्प्लॉयज को वो प्रॉफिट शेयरिंग देंगे, बट ये कंपनी का पास्ट प्रैक्टिस है, उनके एंसेस्टर्स का पास्ट प्रैक्टिस है और ये कंपनी का कमिटमेंट है कि अगर हमारा कुछ प्रॉफिट होगा तो उसमें 10% ऑफ दैट प्रॉफिट is to be given to their employees. So ये due to past practice of an organization, due to commitment of the organization, they are doing such things. This is not a their liability, but it's a constructive obligation of an organization. Iron and steel plant, they are making some products, some manufacturing products, like they are making some iron rods and all. Due to that manufacturing, some carbon emission burns out from their factory, exit from their factory. That carbon emission pollutes the environment. Due to that, the factory, there is no legal obligation of the factory, but in order to protect the environment, फैक्ट्री ने कहा कि हम प्लांटेशन करेंगे, हर एक 5 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग 5-10 प्लांट्स लगवाएंगे। सो इट्स अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, इट्स अ कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट है कि वो इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखे। ये कोई मतलब कोई साइन बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट इट्स अ commitment or based on the past practice or in order to safeguard the environment. So ये provision वो करते हैं। So provisions are recognition दो तरीके के होते हैं, एक legal provisions, एक constructive provisions। legal जो कि contract के through होता है और constructive जो कि depend on the past practice or commitment of the organization. Then examples, there are some examples related to the provisions which falls under this standard.
Provision for depreciation and amortization. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के लिए सेपरेट स्टैंडर्ड है जो कि डील करता है उसके प्रोविजंस को, डेप्रिसिएशन रिलेटेड प्रोविजंस को या अमोर्टाइजेशन रिलेटेड प्रोविजंस को इंड एस 16 या 38 डील करता है। तो 37 को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन इंड एस 37 नहीं डील करता। अगर लीगल क्लेम होता है तो उसको इंड एस 37 ही डील करता है। क्यों? बिकॉज अगर कोई भी इनकम टैक्स का ऑब्लिगेशन है, इनकम टैक्स का कुछ वो चल रहा है, केसेस चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, और वो केसेस का असेसमेंट हो गया है, अब असेसमेंट के बाद ITAT में जा रहा है या CIT अपील में जा रहा है, तो वो केस पेंडिंग है टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी, तो उसके लिए प्रोविजन करना पड़ता है क्योंकि वो उसका इवेंट या तो फेवरेबल आएगा या नॉन फेवरेबल आएगा। तो वो उसके लिए अभी हम एट द प्रेजेंट टाइम आई डोंट नो, सो ऑन द बेस्ट एस्टिमेटेड प्रैक्टिस के ऊपर वी विल मेक द provision for that in the book. So provision for as per Ind AS 37, because it's that type of provision where separate standard for income tax legal claim is not present. So Ind AS 37 will deal with that kind of, because it arises due to present obligation or resulting from past event. Outflow is probable. The provision for doubtful debt, there is a separate standard for that, in that is financial instrument. Trade payable is related to financial instrument. Any provisions related from debtors or creditors, so any provision for that is there is a separate standard for that, that is Ind AS 109, which is a financial instrument. Now Ind AS income taxes, इनकम टैक्सेस के लिए भी प्रोविजंस है, वो उसके लिए दूसरा एक सेपरेट स्टैंडर्ड है इंड एस 12, सो वो उसको डील करता है। सो इंड एस 37 उसको डील नहीं करता। प्रोडक्ट वारंटीज एंड रिफंड्स, अगर प्रोडक्ट वारंटी और रिफंड रिलेटेड टू एक्सपेंसेस है तो वो इंड एस 37 डील करता है। और अगर प्रोडक्ट वारंटी और रिफंड अमाउंट पेएबल फॉर यूटिलिटीज, अगर कोई भी अमाउंट पेएबल है फॉर यूटिलिटीज तो उसको इंड एस 37 डील करता है। सो ये एग्जांपल हो गया कि इंड एस 37 किसको किसको डील करता है, किस प्रोविजंस को इंड एस 37 डील नहीं। अब डेफिनेशंस ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी इज अ बिगर टर्म एज वी हैज डिस्कस्ड दैट लायबिलिटी के अंदर में एक्रूड एक्सपेंसेस भी आते हैं, ट्रेड पेएबल भी आते हैं और provisions भी आते हैं। We had discussed the provision. Provision is a liability of uncertain amount and timing. Accrued expenses वो expenses है, accrued expenses incurred but not due, accrued expenses incurred but due, मतलब दो तरीके के, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, these are the examples of accrued expenses विच इज इनकर्ड, मतलब जैसे मार्च का हमारा लाइबिलिटी है, मार्च का सैलरी पेमेंट का लाइबिलिटी है और अभी तक हमने उसे पे नहीं किया, हम पे करेंगे उसको नेक्स्ट मंथ में, पर हम मार्च में ही वो रिकॉग्नाइज कर देंगे। सपोज हम 4 तारीख को या 4 तारीख को पेमेंट करेंगे तो उसका हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये मार्च का लाइबिलिटी है जो कि हम पेमेंट करेंगे। रेंट एक ऑब्लिगेशन है, एवरी मंथ का ऑब्लिगेशन है। इलेक्ट्रिसिटी, इट्स एवरी मंथ ऑब्लिगेशन arising from past event, the settlement of which is expected to result in an outflow of resource embodying economic benefit, वो आते हैं। और ट्रेड पेएबल जैसे कि जिसका इनवॉइसेस रहता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जिसका इनवॉइसेस रहता है, ट्रेड पेएबल बोलते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मीन्स ये ऑब्लिगेशन है जो कि अराइज होता है फ्रॉम द पास्ट इवेंट। सपोज यू हैड परचेज एनीथिंग, एट दैट टाइम ऑफ परचेज द ऑब्लिगेशन विल अराइज दैट यू हैव टू पे समथिंग फॉर दैट परचेज,
and the settlement of which is expected to result, जो दोनों का सेटलमेंट होगा वो कैसे होगा, कुछ आप आउटफ्लो करोगे रिसोर्सेज का, embodying economic benefit, तो liability is obligating event. Obligating event क्या है? Obligating event is an event that creates a legal or constructive obligation that results in an entity having no realistic alternative to settling that obligation. Means obligating event is an event. Obligating event मतलब वो event जो arise that creates, जो कि event create करता है legal obligation या constructive obligation. Means the present obligation which creates a legal or constructive obligation that results in an entity having no realistic alternative to settling that obligation. Means there is a legal obligation or constructive, as I discussed before also, that any contract between the customer and the supplier at the time of the sale of the goods, there is a legal binding on between them that they will, if any defect to the electronic item will arise, the supplier will make good that product within 1 year from the date of sale, from the date of the supply of goods. If any defects arises to that, they will take care of that. So it's a legal contract between the buyer and seller. But constructive obligation is that which is resulting from the best practice of the organization, published policies of the organization, or commitment of the organization, by which the entity has indicated to other parties that it will accept certain responsibilities, and as a result, the entity has created a valid exceptions on the part of those other parties that it will discharge those responsibilities. Explain with the help of obligating event is to be helped. Explain with the help of example. Suppose there is a contract between X and Y Limited for supply of some materials as per the term of contract. If any party breach the contract, then the party who breaches the contract has liable to pay rupees 50 lakhs to the other party. Means if any both the party में अगर कोई भी पार्टी ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट, तो जो पार्टी ब्रीच करेगा उसको 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे दूसरे पार्टी को. Breach the contract with Y Limited. Now X Limited breaches the contract. X Limited ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा और फिर वो अपने बुक्स में वो जब उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो ये ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो गया उसका, कि उसको अब अपने बुक्स में लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी. उसी टाइम ऑब्लिगेटिंग इवेंट अराइज हो गया दैट गिव राइज टू प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. उसी को प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बोलते हैं. एंड एक्स लिमिटेड मस्ट सेटल द ऑब्लिगेशन. उसको सेटल करना पड़ेगा, उस ऑब्लिगेशन को उसको एक्स लिमिटेड को सेटल करना पड़ेगा. तो वही बोला है कि एक्स लिमिटेड विल सेटल द ऑब्लिगेशन एंड रिकॉग्नाइज दैट इन द बुक्स एज अ लायबिलिटी और मेक सेटल ऑफ दैट ऑब्लिगेशन, बिकॉज when the party breaches the contract, the obligating event arises. Now the another example is, suppose operator Vodafone is a mobile operator that leases a cell site and build a base station on this. It is required to reinstate that the land at the end of the leases. The lease term is 50 years and Vodafone is expected to relocate the base station at the end of the मीन्स यहाँ पे बोल रहा है कि वोडाफोन एक मोबाइल ऑपरेटर है जो कि एक लीज लैंड पे अपना टावर को कंस्ट्रक्ट कर रखा है, और जब उसका लीज टर्म है 50 साल का, और जब वो उसका लीज टर्म खत्म हो जाएगा तो वो लैंड को, जैसे उसका लेसर का लैंड था, उसको उसी फॉर्म में टावर को डिसमेंटल करके उसको रिकंस्ट्रक्ट करके उसको देना पड़ेगा उस लैंड. वोडाफोन ने एक लैंड लिया लेसर ऑन द लीज बेस टर्म पे, 50 साल का लीज टर्म था. अब लीज टर्म खत्म हो गया, तो लीज टर्म खत्म होने के बाद उसको क्या करना है कि अपने जो टावर उसने जो कंस्ट्रक्ट किया था उसको डिसमेंटल करना है, और उसके लैंड को जैसे उसने लिया था लैंड उसी फॉर्म में उसको लैंड देना पड़ेगा. सो
इज एक्सपेक्ट टू रिलोकेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, तो उसका रिकॉग्नाइजेशन क्या बुक्स में होगा? वोडाफोन जो उस जो कि फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, अब फ्यूचर में पेमेंट करना है, लेकिन उसको क्या वो रिकॉग्नाइज करेगा अभी अपने बुक्स में? आंसर इज यस। उसका ऑब्लिगेटिंग इवेंट कब अराइज होता है? जब वो उसने लीज टर्म में वो लैंड को लिया और उस पे उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि आई विल डिलीवर द लैंड आफ्टर 50 years इन द सेम वे इन विच आई हैड टेकन। सो तो उसी टाइम उसका ऑब्लिगेटिंग इवेंट अराइज हो गया, तो उस टाइम वो अपने बुक्स पे रिकॉग्नाइज करेगा। किस बेसिस पे? प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे, कि आज के 50 साल बाद अगर हम डिसमेंटल करेंगे तो उसका खर्चा कितना लगेगा। पहले तो वो उसको इन्फ्लेशन रेट में जाके उसको डिस करेगा, फ्यूचर वैल्यू में ले जाएगा, फिर उसको प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंटिंग रेट में लेके आएगा। मतलब 50 साल बाद मेरा खर्चा कितना लगेगा उसको हम प्रेजेंट वैल्यू में लाएंगे। अगर हम 50 साल बाद डिसमेंटल करते हैं उस टावर को, तो उसको प्रेजेंट वैल्यू में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। So the Vodafone should measure that the asset retirement obligation, जब asset retirement obligation को उसको recognize करना पड़ेगा, पहले तो measure करेगा and add its present value to the asset on the leasehold improvements, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑब्लिगेशन उसको हर साल रीस्टेट करेगा, मतलब वैल्यू को रीस्टेट करेगा एट द इन्फ्लेशन रेट पे। सो उसको हर साल वो अनउंड करेगा ओवर द पीरियड थ्रू इंटरेस्ट कॉस्ट लगा के उसको अनउंड करेगा, तो बढ़ाएगा मतलब। तो जो आज के रेट में मतलब जो जिस डिसमेंटलिंग कॉस्ट का दाम आज 50 साल बाद 1 करोड़ होगा, उसका अभी के डेट में 10 लाख रुपए है, तो उस पर इंटरेस्ट लगा लगा के साल बाद ले जाना। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एबीसी लिमिटेड इज एन ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। एबीसी लिमिटेड एक ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है। द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर has specified a delivery schedule, non-adherence to which will entail a penalty. As on 31st March 2021, the reporting date, the manufacturer has a delivery schedule for June 2021. However, the manufacturer is aware that he will not be able to meet the delivery schedule in June 2021. Determine whether the entity has a present obligation as on 31st March 2020, recognizing the provisions. मतलब बोल रहा है कि एबीसी लिमिटेड एक ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, उसका कुछ डिलीवरी शेड्यूल है कि वो डिलीवर करेगा ऑटोमोबाइल यूनिट्स को। अगर वो डिलीवर नहीं करता है विद इन ड्यू डेट तो उसको पेनल्टी लग जाएगा। लेकिन 31 मार्च 2020 जो रिपोर्टिंग डेट है, द मैन्युफैक्चरर हैज, ये 31 मार्च तो रिपोर्टिंग डेट हो गया और उसका डिलीवरी शेड्यूल है जून 2021, तो उसका जो पेनल्टी लगेगा कब लगेगा? जून 2021 के बाद अगर वो अपना शेड्यूल को नहीं मीट करता है तो। हाउएवर द मैन्युफैक्चरर इज अवेयर, मैन्युफैक्चरर को पता है कि वो जून तक अपना डिलीवरी शेड्यूल को नहीं मीट कर पाएगा, विल नॉट बी एबल टू मीट द डिलीवरी शेड्यूल। मैन्युफैक्चरर नो, बिकॉज उसका प्रोडक्शन में कुछ दिक्कतें हैं, तो वो अपना डिलीवरी को नहीं, वो अपने ड्यू डेट में अपना डिलीवरी शेड्यूल को नहीं फुलफिल कर पाए, वो मैन्युफैक्चरर नो दैट। बट क्या 31 मार्च 2021 को उसका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज होता है? क्या वो रिकॉग्नाइज करेगा प्रोविजन एज ए पेनल्टी को, प्रोविजन बोल के रिकॉग्नाइज करेगा? इन दिस केस नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजेज होता है एज रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, as the goods are scheduled for delivery in June, because ये past event के कारण present obligation arise होता है। लेकिन शेड्यूल जो डिलीवरी का शेड्यूल है वो तो फ्यूचर इवेंट में है, दैट इज इन जून 2021, एंड देयर इज नो डिले एज ऑन 31 मार्च 2021, बिकॉज 31 मार्च को खड़े होके हम
पास्ट इवेंट को रिकॉग्नाइज करेंगे, नॉट अ फ्यूचर इवेंट। तो ये जो डिलीवरी शेड्यूल है मेरा जून 2021 है, जो कि फ्यूचर इवेंट है। Hence there is no present obligation to pay the penalty in the current। 31 मार्च को हम कोई रिकॉग्नाइजेशन करेंगे नहीं और कोई प्रोविजंस को हमको नहीं दिखाना है बुक्स में। So therefore no provisions can be recognized in this। Now next example is, this is the constructive obligation, example of constructive obligation. As I discussed related to environmental policy, that is contaminated land. An entity in the oil industry operates in a country with no environmental legislation. However, it has a widely published environmental policy in which it undertakes to clean up all the contamination that it caused, and it has a record of honoring this published policy. During the period the entity caused contamination to some land to this country, means इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक एंटिटी का, ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि ऑयल इंडस्ट्रीज है, कि वो अपने इन्वायरमेंट को कंटामिनेशन फ्री रखेगी, मींस पोल्यूशन से फ्री रखेगी। हाउएवर इट हैज वाइडली पब्लिश इन्वायरमेंटल पॉलिसी, ये एंटिटी की पॉलिसी ही है। इट्स अ पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ पॉलिसी, पब्लिश पॉलिसी in which it undertakes to clean up all the contamination। कि एंटिटी की पॉलिसी है कि वो क्लीन अप करके रखेगा all the contamination that it causes, जो उसके चलते होगी, उसके इंडस्ट्रीज के चलते होगी, and it has a record of, और उसने ये रिकॉर्ड, अपना पुराना रिकॉर्ड है, उसको फुलफिल भी किया, ऑफ ऑनरिंग दिस पब्लिश पॉलिसीज। ड्यूरिंग द पीरियड द एंटिटी कॉज contamination to some land in, अब इस साल, जिस साल उसने कुछ कंटामिनेशन किया लैंड में, मीन्स अराइजेज ड्यू टू हिज प्रोडक्शन, सो क्या वो प्रोविजन करेगा, कंस्ट्रक्टिव प्रोविजन करेगा, ऑब्लिगेशन है उसका। हाँ, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है उसका, बिकॉज इट्स ड्यू टू पास्ट प्रैक्टिसेस, तो वो प्रोविजन क्रिएट करेगा। इट्स अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसके चलते जब इन्वायरमेंट पोल्यूट हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन के चलते, और उसका पास पब्लिश पॉलिसी है कि वो क्लीन अप कराएगा, तो वो कराएगा। In these circumstances, the contamination of land give rise to a constructive obligation because the entity, through its published policy and record of honoring it, has created a valid expectation on the part of those affected by it that the entity will clean up the any contamination or pollution has been arises due to the entities operate. Now, what do you mean by contingent liability and contingent asset? Contingent liability is a obligation, possible obligation. It's a possible obligation arising from a past event to be confirmed by future event, not wholly within the control of the entity. This contingent liability is a off-balance sheet item. It is not recognized in the books unless there is a circumstances which is favorable to the organization. So possible obligation arises from a past event. Due to past event, some possibility arises, some possible obligation arises. It is not a present obligation, it's a possible obligation. Arises from a past event, from some events which incur in the past to be confirmed by future event. Future event means whether the obligation which is arises due to past event, whether by future it will be favorable or unfavorable to the organizer, not wholly within the control of the organizer, because it is a future event, it depend on the future, not within the control of the entity. So it should be disclosed in the books, but it is not recognized. Present obligation arising from past event of which the outflow of economic benefit is not probable, because the benefit which the outflow is not probable in this case. So it cannot be measured reliably, because contingent asset cannot be contingent liability cannot be measured reliably, because
The outflow is not probable because of the obligation. Present obligation arising from past event, outflow. If you don't know the outflow, how could you measure it? How could you account it for? So मीन्स कंटिंजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो कि बैलेंस शीट में डिस्क्लोज होती है, ये इसको हमने अपने बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज नहीं करते। ये वो ऑब्लिगेशन है जो राइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट। वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ इनकम टैक्स। जैसे इनकम टैक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई लाइबिलिटी है, कोई डिमांड है, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कोई डिमांड का नोटिस इशू किया है टू द एंटिटी फॉर पेइंग अ डिमांड फॉर विच द एंटिटी हैज डिफेंड वेंट टू एन अपील। So it is a possible obligation, present obligation. It's a possible obligation which is arises due to the past event. Past event means the demand a tax authority asks to pay, which is confirmed by future event because the entity has defended the case and went to appeal against the demand of the ITO, against the demand of the income tax officer. So they went to an appeal, and it depends on the decision of the appeal that whether they will pay such demand or not. So it is not within the control of the entity. They will not recognize that as a liability. They will disclose only in the books of accounts. So this is to be explained with the help of example like a tax case pending before the court. Any tax case is pending, कोई tax case pending है before the court, and the liability for payment arising or not in respect of which demand on the outcome of the court decision is possible obligation that arises from the past event and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event not wholly within the control of the entity. So it's a tax case pending before the court and the liability for payment arises on or not in respect of which depend on the outcome of the court decision is a possible obligation that arises from the past event and whose existence will be confirmed. उसका existence कब confirm होगा? Only by the non-occurrence or occurrence of one or more uncertain future events, जो कि uncertain है future event, not wholly within the control of the entity. So this is not within the control of the entity, it depends on the future occurrence or non-occurrence. So that's why it's not recognized, it should be only disclosed. Now contingent asset is also a possible asset like any refund. Entity is having any refund for which he has went to an appeal to the income tax authority for asking the authority to refund their amount which they had paid earlier. So it's a contingent asset for the organization because they ask for refund. So it's a possible asset that arises from past event and whose existence will be confirmed only by occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event, not wholly within the control of the entity. For example, an entity claim, a claim that an entity is pursuing through legal process where the outcome is uncertain. Because the outcome is not certain, the entity will not know whether they will get that refund or that claim. Suppose X Limited filed a legal suit against a supplier of goods for compensation against damage or non-supply of contracted goods. They had filed a legal suit against the compensation for damage because they had not supplied the goods within a due time. This meets the definition of contingent asset since there is a possible asset compensation against damage that arises from past event, the contract with the supplier, and whose existence will be confirmed by occurrence or non-occurrence of uncertain future events, not wholly within the control of. That is the outcome of the legal suit. Means where what is the compensation against damage?
It's a possible asset. It's a contingent asset, that there is a possible asset that arose from past event. Which is, what is the past event? The contract which they had done with the supplier. That is the event, and they did not fulfill the contract and they had to pay the compensation. That is the possible obligation to of the entity against the damage, whose existence will be confirmed by occurrence or non-occurrence of uncertain future events, not wholly within the control. Means outcome of the legal suit is confirmed. There means the legal suit, the outcome, the decision of the legal suit will confirm करता है कि ये फेवरेबल है. लीगल शूट का जो आउटकम होगा, रिजल्ट होगा, जो डिसीजन होगा, वो कंफर्म करेगा कि वेदर हम लोग इसको, जो कि पॉसिबल एसेट है, उसको प्रेजेंट एज ऑब्लिगेशन रिकॉग्नाइज करे कि नहीं, एज अ प्रोविजन रिकॉग्नाइज. बिकॉज कंटीजेंट एसेट तो डिस्क्लोज होता है, रिकॉग्नाइज नहीं होता, बिकॉज देयर इज minor chances that they will that it will be favorable for them or not. So 50-50 chances are there. So in that case they will not recognize it, they will disclose in the books. But when the result came out, when the outcome come out, then they will treat it as a provision. When 95% chance is there that virtual certainty is there, then only they will recognize. Nature of obligation. What kind of nature of obligation is there? Whether India's 37 is applicable or they will recognize as a provision or not, or what was the reason behind that. So क्या ऑब्लिगेशन है, वेदर हम लोग इंडेक्स 37 में इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि नहीं, इस नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन को, और इसका रीजन क्या है, यही बताया. तो अगर अनइनवॉइस्ड गुड्स और सर्विस रिसीव्ड है, एंटिटी ने, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने गुड्स एंड सर्विस रिसीव किया जो कि इनवॉइस नहीं है, जिसका अनइनवॉइस्ड है, विदाउट इनवॉइस है, तो वो इंडेक्स 37 में नहीं रिकॉग्नाइज, उसका प्रोविजन नहीं किया जाएगा. बिकॉज गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ये एक amount payable for supply of goods and services received under a formally agreed contract represent trade payable even if invoice has not been received. अगर इनवॉइस नहीं भी रिसीव्ड हुआ है तो उसको ट्रेड पेएबल ही मानेंगे. In such a case, amount and timing of payment would be driven by the terms agreed with the supplier. So India 37 इसको डील नहीं करेगा. वारंटी ऑब्लिगेशन है, एज वी हैज डिस्कस, वारंटी ऑब्लिगेशन को इंडिया 37 ही डील करेगा, बिकॉज इट्स अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट. लीगल प्रेजेंट ऑब्लिगेशन represent the additional cost that the seller may have to incur to rectify the product defects. This is in the nature of the provisions, as there is an uncertainty associated with the amount and timing of the liability. क्योंकि ये वारंटी ऑब्लिगेशन एक एडिशनल कॉस्ट है ऑन द हैंड ऑफ द सेलर के, कि अगर कुछ प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट होगा तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा. और ये जो है, ये प्रोविजन का नेचर है, जिसका अमाउंट और टाइम दोनों ही सर्टेन नहीं है, दोनों ही अनसर्टेन है. बिकॉज कितना खर्चा लगेगा, क्या डिफेक्ट होगा उस प्रोडक्ट में, और किस टाइम पे होगा, दोनों ही अनसर्टेन है. सो इंडेक्स 37 के हिसाब से प्रोविजन बनता है वारंटी ऑब्लिगेशन का. अ फाइनेंशियल गारंटी गिवन बाय द पेरेंट टू लेंडर फॉर लोन टेकन बाय इट्स सब्सिडरी. सो अगर कोई फाइनेंशियल गारंटी है गिवन बाय पेरेंट टू लेंडर फॉर लोन टेकन बाय इट्स सब्सिडरी, अ फाइनेंशियल गारंटी गिवन बाय द पेरेंट to lender for loan taken by its subsidiary. So any financial guarantee given by parent to its subsidiary means given by the parent to the lender of its subsidiary for loan taken by the subsidiary. So whether recognized as per provisions of Ind AS 37
Answer is no, because it is not recognized as per Ind AS 37. It's a financial guarantee. So financial guarantee, there is a separate standard for that. That is Ind AS 109, which deals with financial instruments. So any provisions related to financial guarantee, there is a separate provisions for that. Separate standard is there. Now, amount payable for utilities like electricity, gas, etc. Whether it will be recognized as Ind AS 37? Answer is no. It is not recognized. Kind of it's a kind of accrued expenses. So amount payable for utility represents an accrual of liability to pay for services that have been received. The amount and timing of payment can be determined with a reasonable certainty. The timing for payment is known since the utility companies have fixed date every month per period for the purpose of settlement of dues. A reliable estimate of the amount of payment can be made based on the quantums of consumption, prevailing rates, or on the basis of earlier. So it's a kind of accrued expenses. It is not a provision. It will be not recognized as a provision. इसको provision नहीं treat करेंगे, इसको accrued. Now, how provisions and contingent liabilities are related? Normally, all provisions are contingent, but they are all provisions are contingent because they are uncertain in timing and amount. मीन्स जो भी जितने भी प्रोविजंस हैं आर कंटिंजेंट बिकॉज सर्टेनिटी नहीं है कि वो ना तो टाइमिंग की सर्टेनिटी है ना अमाउंट की. सो सारे ही प्रोविजंस कंटिंजेंट है. हाउएवर Ind AS 37 distinguish between the term contingent and provision. मगर Ind AS 37 हम लोग को बताता है कि कंटिंजेंट क्या है और प्रोविजंस क्या है. Ind AS 37 डिफ्रेंशिएट करके बताता है कि कौन कौन से आइटम्स को हम लोग प्रोविजन मानेंगे और कौन कौन से आइटम्स को हम लोग कंटिंजेंट मानेंगे. प्रोविजन मतलब क्या होता है? विच आर रिकॉग्नाइज एज अ लाइबिलिटी. जिसको हम लोग बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं उसको हम लोग प्रोविजन बोलते हैं. एज्यूमिंग दैट अ रिलायबल एस्टिमेट्स कैन बी मेड. जिसमें कुछ 95% की रिलायबिलिटी हो, वर्चुअल सर्टेनिटी हो दैट द आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्स एम्बॉडीइंग इज प्रोबेबल हो. वहां पे प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए बिकॉज दे आर द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. क्योंकि वो करंट ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन वहां पे प्रेजेंट है. एंड इट इज प्रोबेबल दैट आउटफ्लो ऑफ द प्रोबेबिलिटी भी है कि आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्स एम्बॉडीइंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल रिक्वायर टू सेटल द ऑब्लिगेशन. प्रोविजन मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट. आउटफ्लो इज प्रोबेबल and ability to measure, not reliably but ability to measurement है. जहाँ पे प्रेजेंट रहता है ये तीनों कंडीशन, तब उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे एज अ प्रोविजन. कंटिंजेंट लाइबिलिटी को हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते. विच आर नॉट रिकॉग्नाइज एज लाइबिलिटी बिकॉज दे आर ईदर पॉसिबल ऑब्लिगेशन, either they have a possible obligation or they have a present obligation. Possible obligation, as it has yet to be confirmed whether the entity has a present obligation that could lead to an outflow of resources embodying economic benefits. So possible obligation क्या है? It has to be confirmed whether the entity has a present obligation. Possible obligation, as it has yet to be confirmed, मतलब there is no present obligation is not there. It's a possible obligation. It depend on the confirmation which will occur in future. Then only they will recognize that. Otherwise, they will treat it as a liability because the possibility to make the outflow of that liability is not certain, is less than 50%. It's remote. Okay, they will disclose only in the book.
that only disclosure is required in case the possible but not probable. Present obligation, but if the liability, contingent liability is having a virtual certainty, then it should be recognized as a provision. So present obligation that do not meet the recognition criteria in the Index 37 because either it is not probable, probability is not there, and outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation, or a sufficient or a sufficiently reliable estimates of the obligation. Estimates of the amount of obligation cannot be. So contingent liability is equal possible obligation is there due to past event, and outflow is not probable, and and the entity will not able to measure it. So that's why it is treated as a contingent liability. When the possible obligation is there due to past event, when the outflow is not probable, the probability is not present, and when the entity is not able to measure. In that case, they will treat as a contingent liability. Recognition requirement means likelihood of the outcome. Means if tax case is there, income tax case is there, and there is a virtual certainty that the entity will win the case, or there is a virtual certainty that they have to pay the demand. In that case, there is 95% probability that the entity will have to pay. So, in that case, there is a virtual certainty that there is an obligation, present obligation. In that case, they will recognize that contingent liability as a provision. And if in the favor of the entity, they will recognize as an asset, contingent asset. Contingent asset they will recognize as an asset. If the probability is there, more likely than not, means more than 50% but less than 95%. Probability is there that the contingent liability and the entity will have to pay the demand, then they will recognize the provision. And in case of refund, there is a probability that the entity will 50-50 chances is there, 50 or 95% chances is there that the entity will get the refund. In that case, they will only disclose the contingent asset. If the probability more likely than not, more likely than not means more than 50% but less than 95. In only when there is a virtual certainty, then in that case they will recognize in case of liability provision, and in case of a contingent asset recognize that asset. But if there is a possible but not probable, means less than 50% possibility is there, then only in case of liability they will disclose, but in case of asset, contingent asset, disclosure is not permitted. Means in case of contingent asset or disclosure is not required, but in case of liability they will disclose. But if the chance is less than 5%, means remote chances is there, then in case of liability, they don't require, disclosure is also not required. And in case of contingent asset also, disclosure is not permitted. So recognize अगर virtual certainty है तो provision करना पड़ेगा in case of contingent liability, और contingent asset के केस में भी asset को recognize करना पड़ेगा. अगर 95% से कम है पर 50% से ज़्यादा possibility है that the probability is there, then provisions in case of liability, contingent liability provisions को recognize कर दीजिए, और asset के केस में आपको disclosure ही देना पड़ेगा. बगर पॉसिबिलिटी अगर लेस देन 50% है तो ओनली डिस्क्लोजर दो. इन केस ऑफ लायबिलिटी के केस में आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, और इन केस ऑफ एसेट के केस में आपको डिस्क्लोजर भी नहीं देना पड़ेगा. और रिमोट केसेस में मतलब अगर प्रोबेबिलिटी लेस देन 5% है तो लायबिलिटी के केस में कोई डिस्क्लोजर का दरकार नहीं है, एसेट के केस में भी डिस्क्लोजर का दरकार नहीं. मीन्स अगर रिमोट का केस है
तो कोई डिस्क्लोजर देना ही नहीं, आपको ना तो रिकॉग्नाइज करना है ना। दिस इज टू बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। A company has constructed a tower on 1st April 2021. The estimated dismantling cost incurred today is approx 10 lakhs. The company need to dismantle the tower after 10 years. Inflation rate is 8% and discount rate is 10%. Find the future and present value of dismantling cost using inflation rate and discount rate. Means a company has constructed a tower. कंपनी ने एक टावर बनाया, उसका डिसमेंटलिंग कॉस्ट है आज के डेट में 10 लाख रुपए। अगर उसको कोई बनाएगा और डिसमेंटल करेगा तो उसका जो खर्चा लगता है आज की डेट में, जिस दिन डिसमेंटल करेगा, एज ऑन 1st April 2021, 10 लाख रुपीज। द कंपनी नीड टू डिसमेंटल द टावर। कंपनी को ये, बिकॉज ये लीज होल्ड लैंड पे है और इसको डिसमेंटल करना पड़ेगा कंपनी को आफ्टर 10 ईयर्स, ये कॉन्ट्रैक्ट है। सो इन्फ्लेशन रेट जो मार्केट में चल रहा है वो 8% है और डिस्काउंट रेट 10% है। तो हमको तो फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट निकालना है यूजिंग इन्फ्लेशन रेट एंड डिस्काउंट रेट। तो फ्यूचर कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग टावर एट द एंड ऑफ 10 years means future cost of dismantling tower at the end of 10 years. 10 साल के बाद अगर हम डिसमेंटल करेंगे बाय यूजिंग इन्फ्लेशन रेट तो कितना खर्चा लगेगा, क्या कॉस्ट आएगा। आज के डेट में वो 10 लाख रुपए है, आज अगर हम बनाते हैं उसको डिसमेंटल करते हैं तो 10 लाख रुपए लगे, लेकिन 10 साल बाद अगर हम उसी टावर को अगर डिसमेंटल करेंगे बाय यूजिंग इन्फ्लेशन रेट तो क्या कॉस्ट आएगा। तो 10 lakhs into 1 plus 8%, that is the inflation rate to the power of 10 years, because we are compounding that to bring at a future cost. So compounding effect देने के बाद जो फैक्टरिंग अमाउंट आता है वो फ्यूचर कॉस्ट आता है वो 21,58,920। डिस्काउंट रेट इज 10% एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अब आज के डेट में जो फ्यूचर डिसमेंटल कॉस्ट है आज के डेट में बाय यूजिंग डिस्काउंट रेट उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमको फ्यूचर कॉस्ट को वो करना पड़ेगा, फैक्ट उसको डिवाइड करना पड़ेगा विद द डिस्काउंट रेट टू द पावर 10 years का डिस्काउंटेड रेट से फैक्टरिंग करना पड़ेगा। So 21,58,925 divided by 1 plus 10% to the power 10 years, which give rise to 8,32,359. That is the present value of future dismantling cost. So accounting entry will be property plant equipment account debit 8,32,359 to the provisions for asset retirement obligation. नाउ इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, जो हम लोग ये प्रेजेंट वैल्यू है इसका इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और कंपाउंडिंग इफेक्ट देंगे एवरी ईयर टू द एक्सटेंट ऑफ 10 years. सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 83,236 at the rate 10% to the provision for asset retiring obligation. So in this way we will make the schedule or chart for year 1, year 2, year 3, year 4. Opening is, that is the present value of dismantling cost, which by using the discounting rate, that is 8,32,359. Interest is to be calculated at the rate 10% and closing will be 9,15,595. In this way we will calculate for the 10 years. At the end of 10 years it becomes 21,58,925. And now we will explain the example of contingent asset. An entity has filed a legal case
on its supplier for liquidated damage for 3 millions. The supplier has disagreed with the claim and is unwilling to make settlement outside court. Means an entity has filed a legal case on its supplier for liquidated damage, that is rupees 3 millions. The supplier has disagreed with the claim. Supplier has disagreed with the claim that I will not agree with the claim and may want to make a settlement outside the court. In this case, an inflow of economic benefit is not probable. Subsequently, the court ruled a judgment in favor of the entity because there is no probability. After that, the court has make a decision in the favor of the entity. However, the supplier had filed an appeal against the court order. Management of the entity is of the opinion that again the court order will be in its favor. In this case, it will be appropriate to disclose this amount as a contingent asset as inflow of economic benefit is probable. Recognition of asset in the books will be appropriate when final decision in favor of the entity is received and there is a virtual certainty. So, if there is no, until and unless there is a virtual certainty is not present, we will not recognize that contingent asset as an asset. Till then, up till the final decision will not come in the favor of the entity, it will recognize as a contingent asset, not as a provision or not as a asset in the books. When there is a virtual certainty and final decision come in favor of the entity, then only it will be appropriate to recognize that in the books as an asset. Thanking you for watching my video. If you like, please subscribe my channel, and in the next session we will complete our topic.